क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो सीओपीज होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल की ये जो मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं जो डायरेक्ट अपने लिए एग्जाम में काम के हैं, और एक एक सीओपी ये जो मीटिंग है ये आने वाले 2-2 3-3 साल तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली मेंस के एग्जाम्स में भी आपको डायरेक्टली मेंस का क्वेश्चन बना दिया था। आज के इस लेक्चर की क्या खास बात है? 3 खास बात है। मैं सबसे पहले तो ये बेस तैयार करूंगा आपका, सबसे पहले बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये सब चीजें कहां से आई, कैसे उदय हुआ इनका, ठीक है, तो ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट तो समझ में जाए। आधे टाइम तो मैं सीओपी नहीं समझ आ रहा होता, तो बेस मैं आपका तैयार करूंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सीओपी इस बार क्या हुआ, क्या क्या चीजें ऐसे इनिशिएटिव्स थे और कौन सी चीज डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। भारत का क्या स्टैंड रहा इस चीज को लेकर, साथ में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, क्रिटिसिज्म है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, और फिर मेन हमारी जो एक समरी पार्ट हम देखेंगे लास्ट में, क्योंकि ये कंटेंट इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार ये सारी चीजें। अब सबसे पहला सवाल आता है, सर इसके नोट्स आप दोगे कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मैं कल तक प्रोवाइड कर दूंगा इसका पूरा पीडीएफ, उसमें समरी भी लास्ट में आपको मिल जाएगी। सेकंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको कमेंट में अभी फिलहाल मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा सर कि सर मैं वीडियो पूरा देखूंगा, भले ही यार तुम 2x पे देख लो, पर कोई भी चीज आधी अधूरी मत छोड़ो। अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो फिर सारी चीज पढ़ के जानी पड़ेगी, तुम नहीं पढ़ रहे हो कोई और पढ़ रहा है, ठीक है, तो मत देखो भले ये वीडियो, जब लगे तब देखो, पर 2x पे देखो। बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, काम का है, और काफी इन डेप्थ चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, तो थोड़ा लंबा भी रहेगा वीडियो, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमको लगे तो 2x पे देख लेना, अगर कहीं कहीं स्लो लगे तो, ठीक है। सुनो, कॉन्टेक्स्ट समझ लो, उसके बाद नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले तो जो है मैं बेस आपका तैयार कर देता हूं, और उसके पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि 6 दिसंबर से बैच नंबर 2 अनअकैडमी पर चालू हो रहा है, प्रीलिम्स पावर हाउस। इस बार बच्चे जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स देना है, जो पढ़ चुके हैं, जिनको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, चीजों को समझना है, सारी चीजें, तो आप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। ये बैच 2 चालू कर रहा है, बैच 1 भर चुका है भैया, जिसमें 6 दिसंबर से चालू होगा इस प्राइस पे। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो कि नहीं सर मैं 2027 का दूंगा, ठीक से पढ़ना है, मुझे फाउंडेशन पढ़ना है, अच्छे समझ के पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद में आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन करना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको अनअकैडमी के फुल टाइम सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आप पूरी 18 महीने की तैयारी कर सकते हैं, और पूरे सब्सक्रिप्शन की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पर मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपका बेस थोड़ा सा तैयार कर देता हूं, इस पूरी कहानी के पीछे हो क्या रहा है। देखो क्या है, दुख दर्द की कहानी शुरुआत होती है लगभग 1992 से। ये वो टाइम था, हालांकि इसके पहले भी 1982 की बात है, 1972, आपने ध्यान दिया होगा मैंने 10-10 साल का अंतराल रखा है। ये एक कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, लगभग 1972 की बात है। और ये सबसे पहले मतलब 1972 एक वो ईयर माना जाता है जहां पर थोड़ी सी चिंता जताई गई कि यार ये पर्यावरण में बहुत गलत कर बैठे हैं हम लोग, बहुत क्लाइमेट चेंज की स्थिति बन गई है, बहुत धुआं छोड़ दिया है, बहुत आग लगा दी है, बहुत कोयला जला दिया है, बहुत प्रदूषण कर दिया है, अब ऐसे तो सब काम खराब हो जाएगा, संभालने की बात है। वो करते करते 1992 आ गया, और 1992 में होता है अर्थ समिट, ठीक है, मतलब एक तरह से जिसको कुछ भी नहीं आता इन्वायरमेंट, वो ऐसा समझ लो कि सारे दुनिया के जो जितने इंपॉर्टेंट देश थे वो एक जगह बैठे मिले, और ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में, इसलिए इसको हम रियो का अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं, इस तरह से ऐसा आप समझ लो, ठीक है जी। अब जब बैठे तो इन्होंने टेंशन वही थी कि भैया पर्यावरण बहुत, कहीं भी बाढ़ आने लगी, कहीं भी फ्लड आने लगा, बड़ी समस्या हो गई है, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं हम लोग, सेक्टर वाइज काम करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको ठीक करेंगे हम लोग, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। फिर कहा अरे नहीं नहीं, बायोडाइवर्सिटी पे भी काम करना होगा हमें, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता पर भी काम करना पड़ेगा, तो बोले ठीक है ओके। फिर बोले अरे नहीं नहीं, एक काम करो, हमें तो मरुस्थलीकरण भी बहुत बढ़ रहा है, डेजर्टिफिकेशन है ना, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अरे ये तो 1992 आ गया, 2000 सन चालू होने वाला, 2001 2002, मतलब हमारी 21वीं शताब्दी आने वाली है, तो एजेंडा भी होना चाहिए कुछ, तो एजेंडा 21 के बारे में बात करने लगे। तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना ली सबसे पहले, तो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी और ये सारी चीजें अलग अलग हुई। अब इन्होंने क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए हर साल मिलने का निर्णय लिया कि जो है हम हर साल मिलेंगे और कुछ ऐसे निर्णय तय करेंगे, और उसके बाद फिर हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब मीटिंग में बैठते हैं तो ऐसे कोई लोग सुन रहे हैं क्या? देखो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे काम करने का सीधा कनेक्शन होता है कि किसी देश को कोयला वगैरह जलाना रोकना पड़ेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज इंडस्ट्री रिलीज करती है उसको रोकना पड़ेगा। हर कोई देश थोड़ी चाहेगा, क्योंकि उसका सीधा संबंध कोयला जलाना, इंडस्ट्री को बंद करना, इसका सीधा कनेक्शन कई बार देश के डेवलपमेंट से भी होता है। अब आज को मान लो कि कोई कंट्री कह दे कि नहीं नहीं कोयला मत जलाओ, तो वो कहेगा वाह अभी तो हमें कोयला मिला है फिलहाल, और अब तो जो हमारी पूरी इंडस्ट्री कोयले पर डिपेंडेंट है, अगर पूरा ही कोयला बंद कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। अब
प्रॉब्लम क्या हुई कि जितने डेवलप्ड देश थे, अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वो तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुके हैं, वो तो सब जला चुके हैं। अब हम अफ्रीका के तो कई देश ऐसे होंगे जिनको आज कोयला मिला होगा बोले, तो अब बोले जो जिन्होंने पाप किया उनका कुछ नहीं, अब जिनको आज मिला तो वो उनको डेवलप नहीं होने दे रहे। तो इन्होंने क्या करा कि कहने के लिए क्लाइमेट चेंज को ऐसे कोई मानेगा नहीं, तो फिर एक क्या बनाया, एक कन्वेंशन बनाया, एक समझौते की तरह। तो यहां से निकल के आए UNFCCC, फुल फॉर्म पढ़ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर एक कन्वेंशन बनाया। कन्वेंशन इज लाइक किसी चीज का फ्रेमवर्क वगैरह बनाना, सारी चीजें बनाना, रोड मैप बनाना कि कैसा क्या करो। उसके बाद भी लोग नहीं मानेंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया, अब देखो ऐसे बायोडाइवर्सिटी इनका सबका अलग अलग होता गया। तो क्लाइमेट चेंज पर जब काम करना शुरू किया इन्होंने, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसके समय समय पे फिर इन्होंने मीटिंग्स लेना शुरू कर दी। तो जैसे COP1, COP2, तो ये 1, 2, 3 क्या दिखाता है कि ये पहली बार बैठे, दूसरी बार बैठे, तीसरी बार बैठे। तो इस साल जब बैठे ये, तब से लगा के 1994 के बाद से, जब 1995 से जब शुरू किया था इनने बैठना, तो ये COP30 था इस बार का। तो COP30 लिखा रहता है कई बार, UNFCCC लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर लिखा रहता है यहां पर कई बार क्लाइमेट चेंज, और फिर जहां होता है उस जगह का नाम, जैसे इस बार ब्राजील बेलेम वगैरह में अपन ने देखा। तो COP30 का मतलब क्या कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, 30वीं बार। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए? नहीं, UNFCCC के लिए बता रहा है, मतलब जो कन्वेंशन बनाया गया था क्लाइमेट चेंज का, उसको लेकर। अच्छा, अब जहां पर क्या बात करेंगे हम, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें उसको लेकर। और इस बार जब बैठे थे तो 30th टाइम बैठे थे, इसलिए COP30 बात है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ था, जब ये 1995 से बैठे थे, हर साल कुछ ना कुछ किया इन्होंने, कहा ऐसे लोग मानेंगे नहीं, तो इनने एक प्रोटोकॉल बनाया कि सबको मानने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, और वो बनाया प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। अब क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, क्योटो प्रोटोकॉल में यही था कि सबको टारगेट दिए गए कि भाई आप अपने देश में जो है इतना कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, ये सारी चीजें, इसका उत्सर्जन रोकेंगे, वो अपनी अलग डिटेल है। अब पर हुआ क्या, लोग मानना बंद कर दिए, मतलब इतना ज्यादा कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा ठीक करने पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, क्या आया उसके बाद, पेरिस एग्रीमेंट आया। क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट दिए गए थे। पेरिस एग्रीमेंट इज लाइक NDCs, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या, पेरिस एग्रीमेंट का मतलब आप समझ लेना कि यहां देश को टारगेट नहीं दिया गया, देश अपना टारगेट खुद ले रहा है कि देखिए हम इतना ऐसा ऐसा करेंगे, हम 2030 तक इतने प्रतिशत तक जो है कोयला का जो है इस्तेमाल कम कर देंगे, CO2 जो है उत्सर्जन कम करेंगे। तो देखो दोनों में थॉट समझो आप। किसी पे पहले क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजों का दबाव दिया जा रहा है, और पेरिस एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, खुद हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो कई बार देखा हो ना कि जिम्मेदारी अगर आप ले लो तो फिर दबाव आ जाता है आपके। तो पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा सा एक अलग सेंस में काम कर रहा था, तो वही आपको मैं समझाना चाहता हूं। तो जो COP30 हम जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है, ये UNFCCC 1992 की जो कहानी से आई, एक तरह से रियो अर्थ समिट, मतलब आपको समझ में आ गया 1992, एक तरह से ग्लोबल क्लाइमेट की क्या स्थिति है उसको ठीक ठाक करने की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग पर COPs होते गए। 1997 में जो हुआ था वो COP3 था, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई, लेकिन वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाया, तो धीरे धीरे फिर आया पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। पर पेरिस एग्रीमेंट थोड़ा अलग तरीके का था, उसमें लोगों ने अपने टारगेट ले लिए, देशों ने अपने टारगेट ले लिए खुद, और उसके हिसाब से फिर काम चालू हो गया कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में 2015 के बाद में जितने भी COPs हैं वो क्या फोकस कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन, कोई ज्यादा बड़ी ट्रीटी व्रीटी नहीं, पहले तो तुम जो है जो आपने वादे किए उस पर काम करो, ठीक है। तो इस तरह से चलता गया। कभी कभी ये COP लिखा रहता है तो अब तुम समझ जाना कि इस कन्वेंशन को लेकर जो मीटिंग है, CMP अगर लिखा रहे तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल में जिन लोगों को टारगेट्स दिए गए थे उन लोगों की मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये एग्रीमेंट, जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट मतलब जिन्होंने बोला कि हम इतना जो है जिम्मेदारी ली कि हम लोग जैसे 2070 तक नेट जीरो कर देंगे, तो ये वो वाली चीजें कि एक तरह से मिनिस्ट्रियल एग्रीमेंट्स वाले एक तरह आप बोल सकते हो। तो CMA CMP का मतलब वो कॉन्फ्रेंस में वो लोग बैठेंगे जिनको क्योटो प्रोटोकॉल वाला पार्ट दिया गया था। तो इस तरह से कीवर्ड्स बार बार मिलते हैं पर समझ नहीं आता न्यूज़पेपर में, मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक दे दिया। अब फिलहाल क्या हुआ कि COP30 जो हुआ वो बेलेम में हुआ, ठीक है। अब बेलेम में हुआ, अब बेलेम समझ लो कहाँ है, तो ये अपने को जाना पड़ेगा भैया ब्राजील। ब्राजील मतलब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये बिल्कुल जो अपनी अमेजोन नदी अपन पढ़ते हैं ना, द प्लेस इज मकापा,
तो मकापा के पास ही आपको जो है एक आइलैंड मिलेगा, वहां पे मराजो आइलैंड वगैरह भी है, मराजो आइलैंड के पास ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेलेम। तो बेलेम हो जाए, मराजो आइलैंड हो जाए, मकापा आ जाए, अमेजन हो जाए, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या है भैया, इसका बेसिक समझ लो COP 30 का। तो अपने को पूरी कहानी तो आपको मैंने बता दी। इसको अमेजॉन COP भी बोलते हैं। कारण क्या है, अभी ब्राजील के आसपास दिखाई दे रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, ब्राजील के आसपास दिखाई दे रहा है मतलब मेरे को तो सिंपल सी कहानी है, अमेजॉन रिवर अगर याद नहीं है, अमेजॉन फॉरेस्ट याद नहीं, तो फिर मतलब ही क्या है। फिर अमेजॉन फॉरेस्ट का कितना बड़ा रोल है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, पूरा CO2 ले रहा है वो, वहां पर बहुत सारी जनजातियां रह रही हैं, उनका भी ध्यान रखना है। मतलब बेलम पैकेज जिसे हम कहते हैं, या बेलम वाला जो रीजन है वो अमेजॉन के आसपास वाला क्षेत्र है। मतलब एक सिंबॉलिकली बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया, यहाँ पर जो है हम लोगों ने, अब हम इनडायरेक्टली क्लाइमेट को हम थोड़ा जस्टिस देंगे, यहाँ पे इस तरह से क्लाइमेट को ठीक करेंगे। अब इसमें जो है 2-3 वर्ड बहुत चलेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि ग्लोबल मुतिराओ एग्रीमेंट जो है, मुतिराओ एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब सारी चीज मैं आपको आज डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ग्लोबल मुतिराओ एग्रीमेंट जो है वो क्या है। पर बेसिक्स आई थिंक आपको सब कुछ मेरे हिसाब से, और मैंने आपको डिटेल में दे दिया, आपको लगे तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं सीधे से इसके मेन कहानी जो है कहां से शुरू होती है उसको लेकर। सबसे पहली चीज कि बाकी COP और इसमें क्या अंतर था, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो बात करी गई थी वो करी गई थी कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। बहुत ज्यादा सीरियस बात घुमाई गई इस बार, ये कि तुमने खूब लक्ष्य ले लिए, खूब टारगेट ले लिए, हम ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे, हम फंड दे देंगे, हम गरीबों तक जो है पैसा पहुंचा देंगे, हम इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर करवा देंगे। सब बातें जो है बोलने की हैं, अब समय है इंप्लीमेंटेशन का। अब आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिना उसके काम, मतलब अब क्रियान्वयन का समय था। तो ये जो COP देखा गया बेसिकली किसी चीज को इंप्लीमेंट करने पर जोर देने की बात थी। निर्णय मत लो तुम बाद में यहां पर आके नए नए घोषणा मत करो। आपने जो घोषणा कर चुके हो इतने सालों में उसको अप्लाई करो, उस पर काम करो। जैसे क्लाइमेट फाइनेंस की कुछ फंड हम देने वाले हैं, तो देने वाले में आपने सिर्फ उसको निर्णय मत लो, उसको दो, उसको करो। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए इन्होंने ट्रैकर्स बनाए हैं अब कि भाई ट्रैकिंग होगी, ठीक है। अगर कोई फंड बोल दिया तो देखा जाएगा कि कौन कितना दे रहा है, कितना टारगेट है, अगले 2 साल में कौन कितना करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसका मेन मुद्दा था, मतलब एक तरह से इंप्लीमेंटेशन टूल किट की तरह इसको समझा गया बेलेम पैकेज को, ठीक है। मतलब क्रियान्वयन टूल किट की तरह इसको कंसिडर किया गया। बहुत सारी इसमें हम चर्चा करेंगे आराम आराम से। सबसे पहले ये ग्लोबल मुतिराओ एग्रीमेंट को हम पढ़ेंगे। अब पहले वर्ड नहीं समझ में आता हमें कि मुतिराओ, हिंदी में मुतिराओ जैसे कई बार वर्ड बोल देते तो है क्या। तो अब भाई जहां मीटिंग थी वहां से संबंधित होगा ये। तो मुतिराओ शब्द का मतलब आप लोग बेटा समझना कि ये कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, मतलब एक तरह से सब मिलकर एक योगदान करना, ठीक है। मुतिराओ एक ऐसा शब्द दर्शा रहा है जहां पे सामूहिक कार्य किया जाए, मिलके, है ना। एक बड़े लक्ष्य की ओर जब हमें जाना होता है तो एक मिलके काम करने वाली बात है। तो एक शब्द है वहां का ये, जैसे हम लोग नहीं चलाते श्रमदान अभियान, तो सब मिलकर कोई काम कर रहे हैं, वैसा वाला है ये। तो कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, सारे लोग मिलके काम करें, तो एक थोड़ा सा मिलकर काम करने जैसा उसका एक मतलब है। कॉपरेशन को दर्शाता है ये, ठीक है। कॉपरेशन के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग को दर्शाता है, इंप्लीमेंटेशन को दर्शाता है। तो एक थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है। तो मुतिराओ मतलब एक पॉजिटिव सेंस में अपने को शब्द लेना है, ठीक है। अब क्या था इस एग्रीमेंट में, मेन चर्चा क्या थी, 3-4 बातें इसमें इन्होंने देखी। सबसे पहली बात कि भैया इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात, ठीक है। और उसके पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो आर्टिकल 9 को लेकर फिर से चर्चा हुई। अब देखो क्या है आर्टिकल 9। सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट आपको क्लियर समझ आ गया होगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला, उसमें यह था, क्या बात करी थी हमने कि हम सब देशों ने टारगेट तो ले लिए थे, लेकिन उसमें एक बात यह भी की गई थी कि जो गरीब देश है, ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या मान लीजिए ऐसे कंट्रीज जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती, नहीं है उनके पास इतने संसाधन, तो जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, वो उनको पैसा देंगे, वो उनको फंड करेंगे, ठीक है। और वो ऐसी कोई चीज अभी तक ज्यादातर देख ही नहीं गए। तो इन्होंने बोला कि फिर से वही बात कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुमने सिर्फ दावा कर गए। फोकस इज ऑन आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 स्पेशली इन सब चीजों के लिए था। क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर बोथ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को
संभालने के लिए और उसको अनुकूलता में लाने के लिए, सब चीजों के लिए आपको मेजरली एक तरह से लीगली आप एक तरह से ऑब्लिगेशन है, देना ही पड़ेगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं करी, तो इस पर जोर दिया गया इस बार कि नहीं, आपको पैसा देना होगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेड में भी बड़ी समस्याएं आती थी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया और स्पेशली यूरोप की बात करें, तो यूरोप में इंडिया से कोई चीज जा रही है, तो सामान जब भेज रहे हैं तो यूरोप वाले उस पर टैक्स लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो सामान आप दे रहा है भारत, उस सामान को बनाने के लिए आपने CO2 को जो है उत्सर्जित किया, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि भारत से अगर कोई सामान जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया, तो उसका पैसा भी जो है मतलब भारत को चुकाना पड़ रहा है। किस सेंस में? कि तुमने इस चीज को बनाने के लिए कोयला जलाया होगा, बिजली जलाई होगी, तो पर्यावरण प्रदूषण किया होगा। अब देख रहे हो, एक तो पैसे देने की बात थी, वो तो तुम दे नहीं रहे हो आर्टिकल 9 के हिसाब से, और अब ट्रेड में भी समस्याएं ला रहे हो। तो इसको लेकर काफी ज्यादा मतलब पहले चर्चा ये होगी, मतलब ऐसे हाल थे इस समय। इंडिया जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन में था कि भाई साहब इस पे हमें जो है बिल्कुल ट्रेड मेजर जो है वो बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, बिल्कुल अपोजिशन किया। एनडीसी के प्रोग्रेस को लेकर बात करी, मतलब क्या कि जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने जो बताए आए थे कि हम अपने टारगेट ले लिए थे कि हम क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करी। और साथ में जितना भी जो हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो 1.5 डिग्री तक का जो तापमान है, उसे हमें इतना तापमान बढ़ने नहीं देना है बेसिकली। तो इस चीज को आपने जो बातें करी थी उस पे इंप्लीमेंट कितना किया, इन सब चीजों पर मेनली फोकस था, ठीक है। तो कल को कोई पूछे कि ग्लोबल मुटीराओ एग्रीमेंट को लेकर किन बातों पे बात करी, तो फाइनेंस को लेकर बात करी, ट्रेड मेजर्स को लेकर बात करी, ठीक है, व्यापार को लेकर बात करी, और उसके बाद में आप कितना सहायता दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना है चीजों को लेकर, उनको लेकर बात करी। और ये आगे जाके डिटेल खुल जाएगी इसकी, जिसमें सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम के बारे में बात हुई, आर्टिकल 9.1 जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई साहब आने वाले 2 सालों में आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब पैसा देने की स्थिति बनानी पड़ेगी। और इसमें भी अब ऐसे तो यही बात करने वाली बात है, लेकिन निर्णय लिया गया हु मस्ट पे, हाउ मच, व्हाई, मतलब पूरी प्रोसेस कि कौन कितना पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, सारी चीजों का आप जो है इंप्लीमेंटेशन होने की कहानी है। मतलब सीधी सी बात है कि इसको प्रॉपरली अब ट्रैकिंग मोड पर लेकर आए थे कि भैया पैसा देंगे और दे दो, दोनों में बहुत अंतर है, तो दे दो वाली बात पे आना है हमें, ठीक है। तो एक तो ये वाला चीज किसमें बहुत ज्यादा देखा गया, ग्लोबल मुटीराओ एग्रीमेंट में, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करी जस्ट ट्रांजिशन और बेलेम एक्शन मैकेनिज्म, बहुत गजब की चीज थी ये। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझो, आज एक कोई कंट्री है, ठीक है, वो कंट्री अपने इंडस्ट्री में कोयला जला रही है, ठीक है, उसके बाद में बिजली बना रही, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो बना रही वो कोयले से बना रही है, सारी चीजें। अब तुम सोचो कि अचानक तुरंत मैं बिजली सोलर एनर्जी से बनाने लगूं, ठीक है, मैं विंड मिल से बनाने लगूं, मैं इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ग्रीन एनर्जी वाली कर दूं, मतलब CO2 बिल्कुल रोक दूं। मेरा मतलब यह है कि आप खुशी खुशी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, बट व्हाट अबाउट उन लोगों के लिए जो इनमें काम करते थे, जिनका जीवन इनके भरोसे चल रहा था, वो अचानक तुरंत इसमें काम करने लायक हो जाएंगे क्या? नहीं ना। तो एक ट्रांजिशन तो देना पड़ेगा ना सर, एक संक्रमण तो होना चाहिए प्रॉपर। तो उस चीज को लेकर भी चर्चा करी कि एंश्योरिंग दैट द शिफ्ट अवे फ्रॉम कोल ऑयल गैस इज सोशली फेयर। मतलब ये कि तुम जो कह रहे हो कि हम कोयला वगैरह से जो है सीधा पहुंच जाएंगे किधर, ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका जीवन यापन चल रहा है, उनके साथ गलत ना होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, जिसको बेलेम एक्शन मैकेनिज्म भी कहा गया, मींस उन लोगों की भी क्षमता का विकास हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनका ज्ञान बड़े बड़े, ठीक है, उनकी रीस्केलिंग होनी चाहिए, उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब जो है, हालांकि इसको फंड वगैरह में इसको लेके बात नहीं करी, लेकिन एक जस्ट ट्रांजिशन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जहां से सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो, क्या कि कोयला, तेल और गैस से अगर दूरी आप बना रहे हैं और आप जा रहे हैं कहां पर, ग्रीन एनर्जी की तरफ,
तो मजदूर समुदाय वर्ग अकेले ना छूट जाए कि भैया ये तो अपने एडवांस लेवल पे चले गए, एआई लेवल पे चलेगा और हमारा काम खराब हो गया। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि इन्होंने इंप्लीमेंटेशन टूल्स लेकर आ गए, है ना, टूल्स ट्रैकर्स। कैसे? सबसे पहले ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर लेके आए। इन्होंने ये कहा कि जितने भी जो देश जिन्होंने अपने टारगेट्स बनाए थे ना, वो अपने प्रोजेक्ट्स कहां लगा रहे हैं, एक्चुअल में लगा रहे हैं कि नहीं, किस तरह से लगा रहे हैं, क्या है, मतलब प्रॉपर एनडीसी और एनएपीस जो होते हैं उनको वास्तविक परियोजना में बदलने में मदद करता है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि देरी हो जाए, अगर जो भी डिसीजन लिया हो वो जल्दी चीजें प्रॉपरली एक तरह से आप कह सकते हो कि अप्लाई हो जाए। फिर एक ट्रैकर बनाया इन्होंने, ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन ट्रैकर, कि जो चीज आप कर रहे हो, जो इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो एक्चुअल में, मतलब ऐसे तो हमने कह दिया कि हमने इतने मेगावाट का सोलर एनर्जी लगाई, हमने जो है इतनी गीगावाट पे जो है सोलर एनर्जी पे काम कर लिया, हाँ कर लिया, लेकिन ये जो हमारा टारगेट है, कौन सा टारगेट, कि कैसे भी हम लोग 1.5 डिग्री तापमान हमें बढ़ने नहीं देना, इससे ज्यादा, इसको हम लोग काम भी कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो समझो, अगर मान लो एक देश कह रहा है कि मैंने तो जो है कोयले संयंत्र बंद कर दिए, मैंने तो जो है बिजली जो है बिल्कुल ग्रीन एनर्जी से बनाना शुरू कर दिया, मैंने तो विंड एनर्जी लगा दी। कोई एक देश कह रहा है कि भैया मैंने तो जो है आयरन एंड स्टील प्लांट बिल्कुल खत्म कर दिए, मैं तो ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ गया हूं, मैंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे दिया। हाँ ठीक है, आपने सब कर लिया, पर एक्चुअल में ये तो चेक कर लो कि इन सब से हमारा जो 1.5 डिग्री वाला तापमान कम करना है, मतलब इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, जो मेन उद्देश्य है हमारा पेरिस एग्रीमेंट का, वो पूरा हो रहा है कि नहीं। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, एक्चुअल में देख तो लो। इस चीज को बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए एक ट्रैकर बनाओ भाई, ताकि एक्चुअल में चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद में एक प्रॉपर मिशन बनाया गया इस चीज को लेकर कि ये जो हमारा टारगेट है वो जिंदा रहे, मतलब ऐसा ना हो कि सब हम अपने अपने में लग गए और चीजें वहीं की वहीं खत्म हो गई। ठीक है, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। और नैतिक और व्यवहारिक आयामों पर भी चर्चा की गई कि आगे की पीढ़ी जो है इन चीजों को समझे, समानता आए और ये सब चीजें, ये तो ठीक है कि ज्यादा नहीं, बाकी स्टार्टिंग के 3 अपने को जो है थोड़े से याद रखना है। फिर आगे बात बढ़ते हैं अगले वाले में, ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस। अब देखो एडेप्टेशन वर्ड क्या होता है, अनुकूलन। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको हम कम कर पाएं, एकदम से चेंज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर पाएं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जो हो गया है, जो बाढ़ आ जाती है, जो ड्रॉट की सिचुएशन बन जाती है, कोई आपदा आ जाती है, कोई चक्रवात आ जाता है, उसके लिए हम अनुकूल है कि नहीं। 2 चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकना एक अलग चीज है, हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, हर देश प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पैरेलली होता भी तो जा रहा है, घटना, कहीं फॉरेस्ट फायर लग गई, वनों में आग लग गई, उसके लिए हम तैयार है कि नहीं अभी। तो उसको लेकर एक फाइनेंस फंड की व्यवस्था है। तो इन्होंने कहा, और हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ फंड की बात करते हैं, कुछ होता नहीं, तो इन्होंने लेकिन एक बार बिल्कुल क्लियर किया है कि लगभग 2035 तक हम करीब करीब 1.3 ट्रिलियन पर ईयर हर साल जो है क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रिपलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस को लेकर एक याद रखना, ये पैसे को लेकर बात कर रहा है, मतलब एक वित्त को 3 गुना करने की बात है। इसमें क्या है, जो भी एग्रीकल्चर है, जैसे सूखा पड़ गया, तो जब सूखा पड़ेगा तो आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे संभालेंगे उन देशों में। ठीक है, मान लो कि बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से कैसे बचोगे, चक्रवातों से कैसे बचोगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रहे हो कि नहीं। इन सब चीजों में लगता है पैसा, और उसके लिए ये चीज, तो एक ये फंड को लेकर भी यहां पर बात कही। लेकिन वही बात है कि डिसीजन, निर्णय तो हम ले लेते हैं, लेकिन अब पहुंचे तब की बात है पैसा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ग्लोबल गोल जो है हमारा, बेसिकली उसी को लेकर हम बात कर रहे थे, जिसे बाकू एडेप्टेशन रोड मैप। ये हालांकि पहले ही आ गया था, इसके पहले जो हुआ था वो अजरबैजान में हुई थी मीटिंग, इसके पहले वाली, और इसके बाद वाली जो हो रही है वो तुर्की में हो रही है, तो पुराने का भी कनेक्शन बना रहे होते हैं इसमें। तो इसमें इन्होंने लगभग करीब 59 ऐसे इंडिकेटर्स बनाए हैं अलग अलग थीम्स में, कि जिन पर जो है एक अडेप्टेशन का गोल बनाया है कि भाई हम कैसे भी जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ाना, मजबूत करना, लचीलेपन को और संवेदनशीलता घटाने का वैश्विक दृष्टि। मतलब सीधी सी बात है, जो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ये तभी निकलेगा जब सबका एक गोल होगा इसी चीज को लेकर, अनुकूलन को लेकर, एडेप्टेशन को लेकर, कि आने वाला ये क्लाइमेट चेंज से जो इंपैक्ट सब शुरू हो गए हैं उसको भी तो हमें संभालना है, उस पर भी तो हमें काम करना है।
तो इस चीज को लेकर जो है कोशिश की गई कि एक ग्लोबल गोल, मतलब सबको एक विजन दिया है, क्लैरिटी मिली। इसमें इन्होंने जो है प्रॉपर ऐसे थीम्स पहचानी, टोटल 59 के आसपास ऐसे इंडिकेटर्स निकाले हैं। इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि उसमें इन्होंने ये कोशिश करी है कि हर देश किन चीजों पे काम कर रहा है वो एक तरह से पता लगता चला जाए बेसिकली, क्योंकि अंत में सबका उद्देश्य तो ये है। नेक्स्ट इज बेलेम फोरेक्स प्लेज। अब ये क्या है? फोरेक्स मतलब चौगुना कर देना चीजों को, है ना। अब ये क्या है? तो स्पेशली इसका अगर एग्जाम में पूछे तो इट इज रिलेटेड विद फ्यूल, ईंधन से रिलेटेड है। ये सबसे पहला आप कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि हम लगभग 2035 तक, 2035 के आसपास तक जो हमारे सस्टेनेबल फ्यूल्स हैं उनको बढ़ावा देंगे। जो हमारा जो ईंधन है उसको भी हम लोग उसमें भी ट्रांजिशन लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, और ऐसे बायोफ्यूल्स जो है उनको बेहतर करना, बायोगैस पर काम करना, ई फ्यूल्स पर काम करना, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि 4 गुना इन सब चीजों का बढ़ावा मिले, क्योंकि ये सब फ्यूल में क्या खास बात होती है कि CO2 का उत्सर्जन जो है वो नहीं होता है। बेसिकली आप पेट्रोल डीजल को कम करके इस फ्यूल को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये बेसिकली फोरेक्स प्लेज है। लेकिन ध्यान रखना इसमें, जैसे ई फ्यूल है, ई फ्यूल क्या होता है? तो ई फ्यूल भी इसी तरह का ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का तरीका है। अब ई फ्यूल वैसे बनता कैसे, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो मैं अभी आइडिया दे सकता हूं। जैसे हाइड्रोजन हम बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से, जैसे हाइड्रोजन को हम अलग कर ले रहे होते हैं, फिर क्या होता है वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कैप्चर कर लेते हैं वायुमंडल से, ध्यान से सुनना, वायुमंडल में जो एक्स्ट्रा क्या है CO2 है उसको कैप्चर कर लो, और ये जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, इसको मिलाकर जो फ्यूल बनाने का काम हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं वो ई फ्यूल है। मतलब इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है, बट ई फ्यूल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में आता है। इसमें भी कोई उत्सर्जन नहीं होता, इसमें हम बल्कि जो CO2 वायुमंडल में उसको हम वापस एक तरह से कैद करके, कैप्चर करके और फिर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक प्लेज की तरह इन्होंने लिया है, मतलब एक नेशनल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से भी डिपेंड करेगा ये, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको ही करना है, अपने हिसाब से इसको रखा है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि फ्यूल्स को बेहतर करने की स्थिति में आ गए ये लोग। अगला आया है इसमें फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। बहुत बढ़िया, एक अच्छी चीज है ये फाइनेंस मैकेनिज्म है। देखो क्या है, तुम बोलते हो कि पेड़ जो है हमने काटेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन अब इन्होंने बढ़िया एक नया तरीका निकाला है कि आपने अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बचाए अपने देश में, तो तुम जितना फॉरेस्ट बचाओगे उसका तुमको परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा मिलेगा। वाह क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो इट ऑफर्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स टू कंट्रीज दैट कंजर्व ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वनों को संरक्षण करने वाले देशों को दीर्घकालिक प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रदान करता है, और लगभग 125 बिलियन डॉलर इतना पैसा जो है इसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसमें आदिवासी, स्थानीय समुदाय, सब कुछ, इंडिजिनस पीपल्स, लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, मतलब उनको भी ये चीज फायदा इसमें मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा? कोई आके बोल देगा हमने तो ये किया वो किया, ना 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 ना, इनमें हमने रखा है कि प्रॉपर हम सैटेलाइट से चीजों को मॉनिटर करेंगे, सैटेलाइट से मॉनिटर करेंगे कि तुमने जो है इस साल, एक साल में कितना जो है फॉरेस्ट पर ध्यान दिया, कितना बचाया, कितना ग्रोथ कराया, ये सारी चीजों के हिसाब से फिर फंड एलोकेट जो होगा। मतलब अब तो सीधी बात है कि फॉरेस्ट बचाओ पैसा पाओ, ये भी बढ़िया काम है। तो फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। फिर ओशियंस और सुपर पॉल्यूटेंट्स को लेकर भी चर्चा हुई। करीब करीब ऐसे 17 देश हैं, ठीक है, जिन्होंने इस तरह का कमिटमेंट किया है। अब नाम से समझ में आ रहा है, ओशियन, समुद्र, समुद्र को लेकर भी बात करी कि भाई जितना भी हो, जैसे मैंग्रोव हो गए, सी ग्रास हो गए, आजकल तो मेडिसिन वगैरह भी इनमें, मतलब सी ग्रासेस, ये जो एल्गी है इनसे सब बनने लगी है, तो बहुत इनका ब्रॉड एस्पेक्ट बढ़ गया है। तो जो जलीय क्षेत्र है उसको भी बेहतर हमें रखना है। साथ में कोशिश करी है कि ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी कोयला, बल्कि जहां जल रहा है फिलहाल, कोयला यूज किया जा रहा है, वहां पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, मीथेन, ब्लैक कार्बन, इस तरह के जो शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रोकने का हमें प्रयास करना होगा। तो एक पॉल्यूटेंट्स को लेकर भी इन्होंने काम करा है, ठीक है। तो ब्लू एनडीसी चैलेंज जो है उसको लेकर इन्होंने, एनडीसी का मतलब हो गया डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की, वही बात। जल को लेकर परिप्रेक्ष्य में, मतलब ओशियंस को लेकर इन्होंने अपने जो है टारगेट सेट किए हैं कि भाई जो है हम भी इसको ठीक करेंगे। समुद्र का भी जो है विकास हम लोग अब
करेंगे, मतलब उसकी भी रक्षा करेंगे। ये सारी चीजें जो है अपने को ध्यान रखना है, और कोशिश करिए कि जितने भी हमारे ये जो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स हैं इनको भी हो सके तो हम कम करें। हेल्थ को लेकर भी इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है। कारण क्या है कि आज के टाइम पे जो गर्मी बढ़ती है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की यही है। अमीर आदमी एसी चला रहा है, अमीर आदमी कार चला रहा है, ठीक है, अमीर आदमी पोल्यूशन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे ही आप डेवलप्ड नेशन का देख लो कि उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान सारी चीजें खूब करी, लेकिन जब गर्मी होती है, हीट वेव चलती है, तो एसी भी अमीर यूज कर लेता है, बट व्हाट अबाउट उस गरीब का क्या करोगे आप? मतलब ये तो वो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हो गया कि कर कोई और रहा है, भुगत कोई और रहा है। अब फिर हेल्थ जब बिगड़ेगी तो फिर कौन देखेगा? तो ये सब चीज उसी एस्पेक्ट में है कि हमें एक ऐसा क्लाइमेट रेजिलिएंट हीट सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब जलवायु सहनीय, जिसको आप कह सकते हो स्वास्थ्य प्रणाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट से होने वाले जो भी स्वास्थ्य में परिवर्तन आएंगे उन पर कौन ध्यान देगा? जो समस्याएं आएंगी उसको लेकर इन्होंने काम किया है। जैसे एक शहर में आप एक हीट एक्शन प्लान बनाइए, एटलीस्ट उन गरीबों को या जिनके पास सहायता नहीं मिल पाती उनको ये सब चीजों में, मतलब लोगों में अवेयरनेस हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बने, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी बने। ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका वैसे यूज कर सकते हो। तो एक ये चीज भी थी। फिर उसके बाद में जेंडर एक्शन प्लान को लेकर बात करी। जी सर, वेमेन पार्टिसिपेशन, वेमेन पार्टिसिपेशन। भाई साहब क्लाइमेट चेंज, मतलब कई बार देखोगे क्लाइमेट चेंज में मान लीजिए खेती बिगड़ गई लोगों की, ठीक है, फसलें जो है खत्म हो गई, फसलें खत्म हो गई, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गई, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्पेशली बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए, ऐसा नहीं हो कि किसी एक वर्ग पे क्लाइमेट चेंज का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और वही ग्रसित हो जाए। फिर जैसे अभी हमने अब गरीबी में भी पॉवर्टी का पार्ट था, हंगर का पार्ट था, तो ये सारी चीजों पर भी इन्होंने ध्यान दिया है, जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। दिस इज फॉर मेन सेंट्रिक कंटेंट, जहां पे मेंस में आप इस चीज का भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई कोशिश करो कि वेमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से हो, वल्नरेबल कम्युनिटीज में स्पेशली, जहां पर उनका डिसीजन मेकिंग का जो है कम से कम रोल बने। ये सारी चीजों को लेकर इन्होंने इसमें बात करी है। तो एक पार्ट अपने को बेटा ये भी याद रखना है, अगर तेरा मन कर रहा है क्लास छोड़ने का तो मत जाना, ये मन जो है बड़ा चंचल है, ध्यान दे वापस आ, बहुत सारी चीजें बाकी हैं अभी अपनी। उसके बाद में अभी जो अपन ने बताया था कि जो है एडाप्टेशन को लेकर करीब करीब $1 ट्रिलियन को जो है और मतलब बढ़ावा देना है, नेशनल एडाप्टेशन प्लान। इसमें बैंकेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, मतलब इसमें एक फीनी करके वर्ड आया था, फॉस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर जितने भी किसी देश में अगर इस चीज को एक तरह से आप कह सकते हो कि एडाप्टेशन को लेकर फंड की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहें, ठीक है। जिसमें आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि उदाहरण के तौर पे कोई कंट्री है, वहां पर पहले आप ऑब्जर्व करो कि कितना ज्यादा जो है जोखिम है, या कह सकते हो कितना वहां का रिस्क है, वो प्रॉपर एनालिसिस हो जाए। उसके बाद फिर कितना एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन के लिए कितने फंड की आवश्यकता, मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर इन्होंने बात करी है। बट ये ज्यादा इतना काम का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि ये भी जो एडाप्टेशन को लेकर फंड है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था है। बट ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर के जो मैं स्टार्टिंग बता चुका वो थोड़े से याद रखना। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजर्स को लेकर भी इन्होंने बात करी कि जो है जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, ठीक है, जो खाद का निर्माण करते हैं हम लोग, तो उस चीज को भी जो है थोड़ा सा हमें कम करना है, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप फर्टिलाइजर थोड़ा सा न्यूट्रिशनल बेस्ड बनाएं और कोशिश करें कि उसमें उसके बनने में ग्रीन हाउस एमिशन जो है कम हो। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया, ठीक है। जैसे इंडिया ने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे, सॉइल हेल्थ कार्ड, अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा फर्टिलाइजर की समस्या खत्म हो सकती। कारण क्या है, कई बार फर्टिलाइजर ओवर फर्टिलाइजर यूज होता है भाई, एक्चुअल में सॉइल में जितनी जरूरत है उतना अगर हम करेंगे तो बल्कि वो ज्यादा काम आएगा। नीम कोटेड यूरिया, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर हम थोड़ा सा जो है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है कम कर सकते हैं इस चीज को। फिर वही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, जो गरीब है, जो पॉवर्टी से ग्रसित है, उन सब चीजों के लिए। तो जितने हो सके जो लोग हैं वहाँ के, जो कम्युनिटी है जो जंगल में रह रही हैं, उनका भी अगर नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उनके लैंड राइट्स नहीं खोने चाहिए, उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को हम इस्तेमाल करें, उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। मतलब
उन पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंडिजिनस राइट्स, उनके अधिकार, भूमि के अधिकार न छीने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए दौरान। ठीक है, उसके बाद में फिर इन्होंने यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स के बारे में बात करी थी, जिसमें इंडिया ने काफी अपोज किया इस चीज को कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अभी वही बताया था कि कार्बन प्राइस ऑन इंपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रहा था कि कोई भी चीज अगर इंडिया किसी को दे रही है और वहां पर अगर यूरोप में ही दे रही है, और यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप में बेसिकली उस चीज का भी पैसा लिया जा रहा है, उस चीज का भी कटौती हो रही है पैसे की। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गड़बड़ी ये आ रही है कि भाई साहब यूरोप कौन कह रहा है कि तुम अब कोयला जला रहे हो, मतलब जो कि पहले ही जला चुके हैं। तो इन्होंने यही कहा कि यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स जो है इस चीज को लेकर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें यह था कि एटलीस्ट इस तरह का जब ट्रेड हो तो ऐसे कुछ प्राइस वगैरह, मतलब इंपोर्ट्स वगैरह के दौरान या जो प्राइस इंपोज किए जाते हैं इस तरह के नहीं होने चाहिए। इसलिए, और स्पेशली जब ग्लोबल वार्मिंग का बहाना लेके, तो इससे ट्रेड इंपैक्ट होता है ना, बहुत सारे इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। और इनका ये मानना था कि इससे तो इनडायरेक्टली ये हो रहा है कि पूरे जो साउथ वाले, ग्लोबल साउथ वाले जो डेवलपिंग देश हैं, गरीब देश हैं, उनका पैसा इनडायरेक्टली ऊपर जा रहा है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ठीक करना था इसमें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, इस चीज को बिल्कुल अपोज किया था भारत ने। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेन उद्देश्य जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर कोई कंट्री एक्स वाई को कोई चीज दे रही है स्पेशली यूरोप में, तो यूरोप इस चीज का जो है पैसा और ले रहा है, मतलब कारण कि तुमने जो चीज का प्रोडक्शन किया वो तो जो है गैस उत्सर्जन करके किया है ना, CO2 रिलीज करके किया, तो इसका भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो चीज तो गलत है कहने के लिए कि सामान तो सामान, और उसके बाद में जो है उस कंट्री का कितना नुकसान होगा, सोचिए आप। भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत ने बिल्कुल सिंपल सी बात कही है कि ये जो आप बात कर रहे हो पैसे देने की, इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाए। जो आर्टिकल 9 वाला भी एक पार्ट बताया था कि जो फंड है जितना बोला है वो आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि चीजें इंप्लीमेंट हो तो जो फंड की बात है वो बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हो कि हमें चाहिए, डिमांड किया है, पैसा चाहिए उस चीज को लेकर, बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई चैरिटी वाला काम नहीं है, बेसिकली चैरिटी जैसे काम नहीं है। हमें मतलब जो आपने जितना बोला है वो एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है तो है, चैरिटी वेरिटी वाला उसका नाम मत देना। ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। कारण क्या है, मतलब जो भी बेसिक कंट्रीज हैं और जितने भी, एक तरह से आप कह सकते हो, बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बेसिक कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये तो बता सकते हो आप, और नहीं पता है तो इसको पढ़ो। तो जब इनके साथ बोला गया कि भाई इनको फंड मिलेगा, लेकिन कोई फंड वगैरह की ऐसी कोई बात ही नहीं करे, तो इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बात करी गई है कि पैसे को लेकर जो है वो हमें पैसे चाहिए भैया, ताकि हम उतना ही बेहतर व्यवस्था कर पाए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। उसके बाद में इन्होंने जो है आगे एक दो चीजें और बताई कि कहने का मतलब वही है, देखो क्लाइमेट चेंज प्रभाव सब देशों पर डाल रहा है, पर इस बात को उन देशों को स्पेशली समझना चाहिए जिन्होंने CO2 उत्सर्जन अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर चुके थे, तो उनको भी आगे आना पड़ेगा। जैसे इस बार यूएस का कोई रोल ही नहीं देखा गया बेसिकली। तो यही हुआ कि भाई कि सबकी अपनी जिम्मेदारी है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड कंट्रीज की। तो इंडिया ने हाईलाइट किया इस चीज को कि ये चीज गलत है। जो लोग ज्यादा डेवलप्ड नेशन जिन्होंने सब चीज उत्सर्जन कर चुके हैं, उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी, उनको ध्यान रखना हो, चाहे फंड को लेकर चाहे खुद इंडस्ट्रीज को लेकर। तो ये सारी बातें इन्होंने इसमें करी हैं। तो ये कंटेंट आप और एक बार यूज कर लेना। बाद में इन्होंने जो है फॉसिल फ्यूल्स को लेकर ज्यादा कोई ऐसी बाइंडिंग वाली बात नहीं करी, और फंड को लेकर भी थोड़ा सा उतनी क्लैरिटी नहीं मिली कि कौन कितना देने वाला है। बातें होके चीजें रुक गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ऐसे कुछ थोड़े से नुकसान भी हैं, कुछ अभी भी सवाल बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है आप मेरे हिसाब से आपको ये मदद करेगा। लास्ट में अगर आप देखें तो सारी समरीज मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दी है, जो आपको PDF नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि मोटेराओ एग्रीमेंट में क्या है। ठीक है, कोऑपरेशन चाहिए भाई, डिलीवरी पे काम करो, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बोल के चले गए, है ना। डस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के बारे में बात करी, एक्सेलरेटर के बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद में अलायंस को लेकर हमने बात करी कि जितने भी नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स हैं, कि मतलब कोई भी देश क्लाइमेट चेंज को कैसे सहेगा, कैसे अनुकूल होगा, उन चीज़ों को टाइम से अप्लाई हो जाए। ठीक है, जितना पैसा आना चाहिए वो टाइम से आए।
उसके बाद में अलग अलग इंडिकेटर्स को लेकर इन्होंने ट्रैकिंग वगैरह के बारे में व्यवस्था करी, हेल्थ को लेकर बात करी, फॉरेस्ट को लेकर बात करी, ठीक है, ईंधनों को लेकर बात करी, हंगर, पॉवर्टी, पीपल सेंटर्ड एक्शन के बारे में बात करी। इसके बाद में ये एक्शन प्लान है। क्लाइमेट के बारे में जो है देखा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें हों, कहीं गलत प्रचार विचार ना हो। उसके बाद में समुद्र जल, ओशियंस को लेकर भी बात करी, पॉल्यूटेंट्स को लेकर बात करी। तो इस तरह से सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने इसमें कवर करें। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी मैंने बता दिया, प्रीलिम्स का सेकंड बैच 6 दिसंबर को चालू हो रहा है और ये 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, मतलब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। जब भी इस वीडियो को देखें, नीचे लिंक में एक बार चेक करें और देखें, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अभी सबसे बेस्ट टाइम होता है तैयारी करने का, एंड यू कैन यूज द कोड SGYT10 फॉर द सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।